दोस्तों इस समय बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंता है वो जियो पॉलिटिकल टेंशन। अलग अलग देशों के बीच में जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है वो इस समय बाजार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ला रहा है। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल की प्राइस इसकी वजह से ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूएस जो फेड है अभी फिलहाल जो रेट कट करने की संभावना कम दिखाई दे रही है, उसका भी असर यहाँ पे निगेटिव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डॉलर की प्राइस बढ़ रही है और ये सारी रीज़न जो बाजार के लिए निगेटिव बनी हुई है। अब 19 अप्रैल को जो हमारा सप्ताह खत्म हुआ उसमें निफ्टी 50 इंडेक्स में करीब 372 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 1.65% गिरकर 22,147 के स्तर पे बंद हुआ। अब सेंसेक्स की बात करें यहाँ पे 1,156 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी देख सकते हो कि 1.55 पॉइंट गिर के 73,088 के स्तर पे बीएसई सेंसेक्स क्लोज हुआ। तो भले ही फ्राइडे को कुछ बाजार में तेजी बनी हो, लेकिन ओवरऑल देखें तो इंडेक्स के अंदर गिरावट थी। और इसके अलावा बीएसई स्मॉल कैप मिड कैप में भी देखें तो 1% और 2% और 1.7% के आसपास की गिरावट रही। ओवरऑल सभी इंडेक्स में गिरावट थी। अब बाजार को लेकर मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के अरविंदम मंडल का कहना है कि इस समय बाजार का नज़रिया मोटे तौर पर तो पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन बाजार में कुछ सेक्टरों में विशेष रूप से स्मॉल कैप और मिड कैप के सेक्टर में वैल्यूएशन से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अरविंदम मंडलम का कहना है कि फिलहाल जो मौजूदा इस समय सिनेरियो देख रहा है उसमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व के द्वारा कम से कम 2 दरों में कटौती की उम्मीद तो बन रही है। हालांकि जब तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट नहीं आती तब तक 2024 में यूएस फेड में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती नामुमकिन लग रही है। फिलहाल उनके हिसाब से जो बढ़ती हुई महंगाई है वो इक्विटी बाजार के लिए एक मुसीबत दिखाई दे रही है। इसकी वजह से बाजार में सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन को लेकर कोई भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह से ये जो बाजार की संभावना बनी हुई है कोल्ड वॉर हॉट वॉर की तरफ बढ़ती हुई क्या दिखाई देगी दुनिया, क्या आने वाले समय अमेरिका चीन और ऐसे और देशों के बीच में कुछ संभावना निगेटिव बन सकती है, कुछ आगे बढ़ सकता है, तो ये भविष्यवाणी करना तो मुश्किल है। लेकिन अभी फिलहाल जो वातावरण है वो बाजार के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है जियो पॉलिटिकल नज़रिए से। यहाँ पे इन्होंने जो बड़ी बात कही है कि लंबे अवधि के नज़रिए के हिसाब से अगर निवेश करना चाहे तो अमेरिका और भारत का बाज़ार काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ऐसे में इन्वेस्टमेंट जो करने का जो तरीका अगर आप देखें तो उस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में अच्छी ग्रोथ वाली कंपनियों के शेयर लिए जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो आप देख सकते हो कि ये दोनों के दोनों जो मार्केट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वैसे हाई प्राइस टू अर्निंग के अनुपात में चीन जापान और यूरोप के विकसित बाजार काफ़ी ठीक लग रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखें तो ये शॉर्ट टर्म में ये बाजार ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो अमेरिका और चीन इंडिया का बाजार ही अच्छा लग रहा है। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका है कि खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा बाजार से इस समय दूर रहे और थोड़ा सा वेट करें। अब यहाँ पे HDFC बैंक ने Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और आप देख सकते हो कि बैंक का जो प्रॉफिट है वो ईयरली 39.3% की वृद्धि के साथ 640.6 अरब रुपए के आसपास रहा है। और टाइम डिपॉजिट के हिसाब से देखें तो जो इनका जो 2024 तक के लिए करीब 14,710 अरब रुपीज़ के आसपास रहा है, जो एक साल के मुकाबले 40.4% की वृद्धि दिखा रहा है। कुल डिपॉजिट अमाउंट 23,798 अरब रुपीज़ के आसपास रहा है, जिसमें 26.4% की वृद्धि देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखें तो HDFC बैंक ने काफ़ी अच्छा इस बार प्रॉफिट दिखाया और रिवेन्यू में भी 133% की शानदार जंप है। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है, 19.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है। इसके अलावा एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेबी ने इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग कंपनियों के बेहतर प्राइस डिस्कवरी के लिए कॉल ऑक्शन का प्रस्ताव दिया है। तो यहाँ पे सेबी ने खास तरह की लिस्टेड इन्वेस्टमेंट कंपनियों में, जिसमें आईसी और लिस्टेड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनियों यानी आईएससी के शेयरों के लिए एक कॉल ऑक्शन का प्रस्ताव दिया है। और यहाँ पे सेबी का मानना है कि इससे सिक्योरिटीज़ की फेयर प्राइस डिस्कवर करने में मदद मिलेगी। मार्केट रेगुलेटर ने इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधियों के साथ में ये बातचीत में उन्होंने बताया कि ये प्रस्ताव रखा गया है कि सर्किट फिल्टर की वजह से इनके शेयरों की प्राइस में डिस्कवरी में बाधा आती है। तो 18 अप्रैल को सेबी ने एक जो आप देखें तो ये जो प्रस्ताव जो दिया है जिसमें कॉल आधार पर ऑक्शन उपलब्ध कराए जाने की संभावना तलाशी गई है। इसमें कुछ शर्तें भी बताई गई, कम से कम 1 साल पहले लिस्टिंग होनी चाहिए उसका कम से कम 50% एसेट दूसरी लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया जाना चाहिए। साथ ही 6 महीने का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस उनकी बुक वैल्यू के 50% से कम होना चाहिए। कंसल्टेशन पेपर में कहा गया कि आईसी और आईएससी के शेयरों में उनकी बुक वैल्यू के मुकाबले काफ़ी कम पर ट्रेड हो रहे हैं। इस पेपर में
इसमें सुधार करने के बारे में बताया गया है। पेपर में कहा गया है कि अभी कुछ लिस्टेड कंपनियां आईसी और आईएससी के शेयर में कभी कभी ट्रेडिंग होती है, लेकिन ये लिस्टेड एंटिटीज अपनी लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताएगी बुक वैल्यू से बहुत कम पर होती है। तो यहाँ पे इन कंपनियों की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखाई देता है। तो बाजार के एक वर्ग ने रेगुलेटर को बताया कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में फर्क लिक्विडिटी, फेयर प्राइस डिस्कवरी और इन कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी पर एक खराब असर डालती है। फेयर प्राइस डिस्कवरी पर सर्किट ब्रेकर के पड़ने से वाले असर के कारण रेगुलेटर ने कहा कि प्राइस बैंड को बेहतर रिस्क मैनेजमेंट पेश किया गया था। इसका मकसद सही प्राइस डिस्कवर और समुचित ट्रेडिंग करना था। तो यहाँ पे देख लो कि सेबी अब कुछ नए बदलाव करने जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय इन कंपनियों का बेहतर फ्यूचर हो सके और इन्वेस्टरों को भी इससे प्रॉफिट मिले। एक बड़ी अपडेट विप्रो से निकल के आ रही है। विप्रो ने फिलहाल कैंपस हायरिंग शुरू नहीं की है, यानी अभी देखिए कि विप्रो की पिछले दो एम्प्लॉयज़ की संख्या में भी गिरावट आई है और अभी वो नए फ्रेश एम्प्लॉयज़ को भी भर्ती नहीं करना चाहते। तो देख लो कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है और ग्लोबल मार्केट में जो दबाव दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से विप्रो ने अब नई भर्ती की तरफ ब्रेक लगाया। लेकिन उनका कहना है कि जो पुरानी ऑलरेडी जो उनका कैंपस में जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको हम भर्ती करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के IT सेक्टर पर दबाव देखने को मिल रहा है। अब बाजार में कि क्या संभावना आगे रह सकती है, तो एंजल वन के ओशो कृष्णन का कहना है कि इस समय जो ग्लोबल रीजन बन रहे हैं उस वजह से बाजार अभी भी अस्थिर रहेगा और जो चार्ट पैटर्न है उसमें जो स्थिति देखने को मिल रही है उसके हिसाब से देख दो स्तर है 22,000 का एक मनोवैज्ञानिक स्तर निफ्टी के लिए इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा। इसके बाद 21,800 और फिर 21,700 के जोन में अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा। वही अगर आप रेजिस्टेंस की बात करो 22,300 पर पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद में 22,430 और फिर 22,500 पर अगला रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। अगर निफ्टी इस बाधा को पार कर लेता है तो फिर एक बुल रन के हाथ में इसकी लगाम आ जाएगी और फिर तेज़ी आ सकती है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल स्थिति में निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह है और इसे ऐसे दोनों तरफ ट्रेडर फंस सकते हैं, यानी जो मामला है किसी भी तरफ जा सकता है और इसीलिए इस समय थोड़ा वेट एंड वॉच करें। ये जो ग्लोबल रीजन है उसको थोड़ा शांत होने दें, उसके बाद में ही नई रणनीति बनाएं। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इस समय जो बाजार के संकेत है वो ठीक नहीं है। अब देखो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, अमेरिकी फेड की तरफ से जो तीखी टिप्पणियां निकल के आ रही है, इसके अलावा जो FII की तरफ से बाजार में बिकवाली हो रही है, ये बाजार को बेचैन कर रही है। जो इसमें एक पॉजिटिव पहलू है तो जो आप देखें जो नतीजे आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं, जिससे खरीदारी की संभावना बाजार में दिखाई दे रही है, मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब अगले सप्ताह देखें तो HUL, मारुति, बजाज फाइनेंस, इनके जो नतीजे आएंगे उसका भी बाजार पे असर देखने को मिलेगा। फिलहाल अमेरिका और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज PMI डेटा, USQ, GDP, इन आंकड़ों का भी बाजार पे असर देखने को मिलेगा। ये बाजार की दिशा तय करेंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा वेट तो करना होगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो बाजार में इस समय एग्रेसिव खरीदारी करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।